हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा स्पेक्ट्रम ऑफ ड्यूट्रॉन, या इसी ड्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक, तो स्पेक्ट्रम ऑफ ड्यूट्रॉन को देखने से पहले सबसे पहले आपको ड्यूट्रॉन की जानकारी होनी चाहिए। तो ड्यूट्रॉन कोई आपके लिए नया वर्ड नहीं है, या ड्यूटेरियम आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। इसको आप केमिस्ट्री में लगभग क्लास 9 के ही केमिस्ट्री में इसको पढ़कर आप आए हैं कि ये क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। जैसे इस तरह आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो हाइड्रोजन होता है उसको 1H1 लिखा जाता है। ठीक, हाइड्रोजन को 1H1 लिखते हैं। तो जब इसमें देखा जाएगा तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक होते हैं। जेड क्या होता है, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक, और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होगा इसमें, तो ए में से जेड को घटाते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है एलिमेंट को एक्स जेड ए। ठीक, तो ये जेड क्या होता है, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ए माइनस जेड क्या देता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देता है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और जो ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम होता है, उसको कैसे लिखाता है, 1H2। ठीक, तो इसमें देखिए 1H2। अब देखिए एलिमेंट क्या है, एक्स का वैल्यू सेम है, यहाँ एच है, यहाँ भी एच है। जेड का वैल्यू सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन ए का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट को एक दूसरे का क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ठीक, दैट्स वाई ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ये सब आप पढ़े हैं। अब देखिए क्या होगा इस केस में, जब देखा जाएगा तो जो जेड का संख्या रहता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। तो क्या है, यहाँ पे जेड का वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जो जेड का वैल्यू होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो ए में से जेड को घटाते हैं, तो ए में से जेड को घटाए थे 0 आया था, अब यहाँ ए में से जेड को घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब जो आपका न्यूक्लियस होता है, ये चीज़ आप जान रहे हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के बनता है, इन्हीं को न्यूक्लियंस भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, बस प्रोटॉन अवेलेबल है, लेकिन यही ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन के साथ साथ क्या है, न्यूट्रॉन भी अवेलेबल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो ड्यूट्रॉन होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो हैवी होगा एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। इसी वजह से, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। दैट्स वाई द न्यूक्लियर मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज लार्जर एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसी वजह से इस ड्यूट्रॉन को हम लोग हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियर मास है वो हाइड्रोजन के मास का क्या है, लगभग 2 गुना होता है। ठीक, तो 2 गुना हो गया मतलब हैवी हो गया। दैट्स वाई दिस ड्यूट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड हैवी हाइड्रोजन। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया तो ये पाया गया 1932 में यूरे साहब ने क्या किया, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था उसको स्टडी किया। ठीक, तो उन्होंने देखा कि जो एच अल्फा एच बीटा लाइन होती है स्पेक्ट्रम में, सबसे पहले 1 मिनट में एच अल्फा लाइन को थोड़ा सा बता रहा हूँ, अभी वीडियो के लास्ट में उसको अच्छे से लिखवा दूंगा। ठीक, तो देखिए जो एच अल्फा लाइन क्या होता है, एच अल्फा लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो लाइन होता है जब हम बामर सीरीज का फर्स्ट वेवलेंथ क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका n=3 है, और ये क्या है, n=2 है। तो जब 2 में n=3 n=4 से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है 2 में, तो बामर सीरीज मिलता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n=3 से n=2 ऑर्बिट में होता है, इस दरमियान जो आपको वेवलेंथ मिलेगा वही क्या कहलाता, वेवलेंथ मिलता है। ठीक, वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। किस सीरीज़ की बात कर रहे हैं, बामर सीरीज़ की बात कर रहे हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसी को क्या कहते हैं, एच अल्फा लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एच अल्फा लाइन कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो दूसरा वेवलेंथ आएगा उसको एच बीटा लाइन कहते हैं। तो इसको आगे अभी हम लोग फिर डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना समझिए कि बामर सीरीज में जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n=3 से मतलब तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में होता है, तो जो स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है उसी को एच अल्फा लाइन कहते हैं। ठीक, तो 1932 में यूरे साहब ने देखा कि एक ये एच अल्फा लाइन तो मिल रही है, इसके बगल में ही क्या होता है, एक और लाइन मिलता है जो फेंट होता है, जो क्या होता है, जिसका इंटेंसिटी जो होगा, फेंट में इसका धीमा कम, जिसका जो इंटेंसिटी होगा क्या होगा, इस एच अल्फा लाइन की इंटेंसिटी कम होगा, लेकिन वो स्पेक्ट्रम मिलता है इस एच अल्फा लाइन के बगल में, और वही स्पेक्ट्रम क्या होता है, ड्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रम होता है।
फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1932 में जब इसको देखा गया एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली, अभी सब आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक। तो इसको जब देखा गया तो ये पाया गया कि इस एच अल्फा लाइन के बगल में एक फेंट लाइन मिलती है। फेंट मतलब क्या, आपको पता है ना, क्या, कम। एच अल्फा लाइन के बगल में फेंट लाइन मिलेगी, मतलब इससे कम इंटेंसिटी की एक लाइन इसके बगल में मिलती है। और उसको जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि वो जो लाइन थी वो ड्यूट्रॉन के स्पेक्ट्रम की लाइन थी, मतलब वो ड्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रम को बता रही थी या ड्यूटेरियम के स्पेक्ट्रम को बता रही थी, ठीक। और जब फेंट कलर होगा तो जाहिर सी बात है जो उसका वेवलेंथ होगा वो एच अल्फा लाइन के वेवलेंथ से क्या होगा, कम होगा। क्लियर। और किस साइड मिलती है, एच अल्फा के दाएं साइड, मतलब शार्टर वेवलेंथ साइड मिलेगी। जैसे जैसे आप देखिए आगे बढ़ते जाएंगे इधर क्या होगा, वेवलेंथ कम होते जाता है, ठीक। और जैसे जैसे n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन कराएंगे, यही क्या होता है, सीरीज लिमिट वेवलेंथ होता है, सब आपको पढ़ाया गया, ठीक। तो ये शार्टर वेवलेंथ साइड क्या होती है, मिलते हुए चल जाती है। जैसे एच अल्फा के बगल में मिलेगी, ठीक, एक फेंट कलर की लाइन, और यही क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। किसका स्पेक्ट्रम होता है, ड्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रम होता है, ठीक। इसको पहले थोड़ा देखा जाए कैसे एग्जाम लिखना है, फिर समझा जाएगा, ओके। तो देखिए क्या लिखेंगे, द वेरिएशन ऑफ रेडवर कांस्टेंट विथ द फाइनाइट मास, मास लिखें यहाँ पे, फाइनाइट भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक। विद द फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ ड्यूटेरियम, ठीक। जो वेरिएशन है फाइनाइट मास का, यहाँ देखिए ई रहेगा, इसको लिख लीजिएगा, ड्यूटेरियम, और उसी को क्या कहते हैं, हैवी मास, ठीक। जब रेडवर कांस्टेंट को देखा जाए, कैलकुलेट किया जाएगा फाइनाइट मास के लिए, तो उसमें क्या होगा, कुछ वेरिएशन आएगा, और वो वेरिएशन से पता चल जाता है कि ये ड्यूटेरियम का क्या है, स्पेक्ट्रम है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिखा है, द वेरिएशन ऑफ रेडवर कांस्टेंट विद द फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ ड्यूटेरियम, ठीक। अभी रेडवर कांस्टेंट देखिए बोर्ड पे आपको दिख भी रहा है, इसमें क्या किया गया, जब न्यूक्लियस के मास को डबल किया गया तो देखा गया उसमें वेरिएशन हो रहा था, और एक हैवी हाइड्रोजन क्या हो रहा था, मिल रहा था, और वही हम लोग का क्या कहलाता है, ड्यूटेरियम कहलाता है, ठीक। फिर आगे देखिए क्या लिखे हैं, ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और जो ड्यूटेरियम होता है वो क्या होता है, आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। आइसोटोप क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन को ऐसे लिखा जाता है और ड्यूटेरियम को ऐसे लिखा जाता है, दोनों का जेड सेम है, यक्स सेम है, बस क्या है, एटॉमिक वेट अलग अलग है। इसका मतलब क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, उनको क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इस वजह से ये जो ड्यूटेरियम होगा ये आइसोटोप कहलाएगा। और हैवी हाइड्रोजन भी कहलाता है, क्योंकि जो इसका मास, इसका जो न्यूक्लियस का मास होगा वो क्या होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ हाइड्रोजन, अभी यहाँ बताए थे, ठीक। इसलिए इसको हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्लियर। देखिए आगे लिख दिए हैं कि इट्स न्यूक्लियस हैज अ मास ऑलमोस्ट एग्जैक्टली डबल टू दैट ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, और इसके न्यूक्लियस का जो मास होता है वो क्या होता है, लगभग डबल होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के मास के, ठीक। फिर देखिए आगे लिखे हैं कि अ ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम बोथ आर द सेम। अ ड्यूट्रॉन एटम, जिसके लिए जेड क्या होगा, 1 होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, कंटेन करता है, धारण करता है क्या, और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन क्या करता है, अपने न्यूक्लियस में धारण करता है, मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को मिलाकर उसका न्यूक्लियस क्या होता है, बनता है, ठीक। एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि जेड इक्वल टू 1 है, तो प्रोटॉन भी एक होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, ठीक। अब देखिए लिखें, देयरफॉर द रेडवर कांस्टेंट फॉर ड्यूटेरियम इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट फॉर हाइड्रोजन, ठीक। चूंकि इसमें देखिए ये वैल्यू है ना, इसमें न्यूट्रॉन का भी क्या हो रहा है, ए इक्वल टू 2 है, तो इसमें न्यूट्रॉन का भी इफेक्ट आएगा, न्यूट्रॉन भी अपना रोल प्ले करेगा। इस वजह से जो रेडवर कांस्टेंट होगा हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के केस में वो क्या होगा, अलग अलग होगा, और जो हाइड्रोजन के केस में जो क्या होगा रेडवर कांस्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू द रेडवर कांस्टेंट इन केस ऑफ ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन, ठीक। कैसे देखिए, रेडवर कांस्टेंट का कल हम लोग पढ़े थे कि जब न्यूक्लियस का मास फाइनाइट होता है तो रेडवर कांस्टेंट में क्या वेरिएशन होता है, इसको कल हम लोग देखे थे। तो वहाँ से हम लोग एक फार्मूला पाए थे कि RH इक्वल टू क्या होगा, आर इनफाइनाइट क्यों लिख रहे हैं, ये तब रेडवर कांस्टेंट का वैल्यू है जब न्यूक्लियस का मास क्या है, इनफाइनाइट माना गया, जो बोहर साहब ने कहा था, ठीक। तो उस केस में आर इनफाइनाइट लिखते थे, ठीक। आर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 1 प्लस यम अपॉन स्मॉल एम बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कैपिटल MH बोले तो H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड M स्टैंड फॉर मास, तो
तो मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब देखिए आर इन्फिनाइट का वैल्यू इतना आया था, ऐसी को 1.097 इंटू 10⁷ हम लोग क्या लिखते थे, मीटर इनवर्स लिखते थे, उसी को क्या किया गया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है, सेंटीमीटर इनवर्स में उस मीटर इनवर्स को। ठीक, ये डेटा कल हम लोग भी यूज किए थे। तो अगर आप लेक्चर को सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट कोई लेक्चर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से रिक्वेस्ट है लेक्चर को सीरियल वाइज देखिए, और इसी वजह से सीरियल वाइज लेक्चर बनाया भी जाता है ताकि एक टॉपिक पढ़ें तो उसका यूज अगले टॉपिक में जो हो रहा है उसको आप समझ सकें। ठीक, तो ये क्या हो गया, आर इन्फिनाइट का वैल्यू हो गया। अब नीचे देखिए इसके वैल्यू को क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। और कल बताए थे, परसों भी बताए थे, मतलब 2 लेक्चर से बताते हुए आ रहे हैं कि m/ms जो होता है वो क्या होता है, 1/1836, या आप किसी बुक में 1/1837 भी इसको पाएंगे। ठीक, उसके बराबर होता है। ये सब जो वैल्यू सब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। आप किसी बुक में 79 पा सकते हैं, किसी बुक में 708 पा सकते हैं, या 77 पा सकते हैं। ठीक, तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 109678 सेंटीमीटर इनवर्स निकलेगा। ठीक, अब फिर ऐसे ही जब ड्यूटेरियम का या ड्यूट्रॉन का आप रिडवर्क कांस्टेंट देखेंगे, देन दैट विल बी आर इन्फिनाइट डिवाइडेड बाय 1 + m/md, हियर एमएच एंड हियर एमडी। ठीक, अब हम क्या किए हैं, एमएच को क्या किए हैं, एमडी से रिप्लेस कर दिए हैं। ठीक, क्यों, डी स्टैंड्स फॉर ड्यूट्रॉन एंड एम स्टैंड फॉर मास। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन होगा, क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि इस केस में बस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट था तो बस प्रोटॉन का मास कंसिडर कर रहे थे, बट हियर न्यूट्रॉन इज आल्सो अवेलेबल, दैट्स वाई द न्यूक्लियर कंटेन्स बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, जो इसका मास होगा क्या होगा, 109737, सेम वैल्यू आर इन्फिनाइट का, प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस इतना, और क्या होता है, ऑलमोस्ट 2 टाइम होता है टू द किसके, न्यूक्लियर मास के, हाइड्रोजन के न्यूक्लियर मास के। ठीक, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियर मास क्या था, 1836 लिखे थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम 1836 हो जाएगा। क्लियर है चीज़। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जब सॉल्व किया जाएगा इतना आएगा। देखिए थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, जो हाइड्रोजन के केस में रिडवर्क कांस्टेंट है वो 678 है लास्ट में, और यहाँ देखिए क्या है, 707 है। देखिए थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन आ रहा है, और ये स्पेक्ट्रा के केस में ये स्लाइट वेरिएशन इस क्या होता है, सफिशियंट होता है टू डिस्टिंग्विश द स्पेक्ट्रा ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट। ठीक, ये क्या है, इतना ही वैल्यू क्या है, सफिशिएंट है डिफरेंट एलिमेंट को स्पेक्ट्रा को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक, अब इसके आगे भी कुछ चीज़ लिखेंगे एक नेक्स्ट सेशन में, और फिर उसको देखा जाएगा। ठीक, क्लियर है चीज़, यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे लिखते हुए चल जाना है। ठीक, आइए अब नेक्स्ट सेशन देखते हैं क्या लिखकर आना। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट सेशन के आगे हम लोग लिखेंगे, चूँकि रिडवर्क कांस्टेंट जो था वो जब हम लोग आरडी लिखे थे, मतलब किसके केस में, ड्यूट्रॉन के केस में क्या था, बड़ा था एज कम्पेयर टू द केस ऑफ हाइड्रोजन। तो इस वजह से आपने देखा होगा जब हम लोग फार्मूला पढ़े थे तो क्या हो रहा था, 1/λ, और यहाँ पे आर आ रहा था। इसका मतलब क्या है, आर और लेमडा क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ड्यूट्रॉन का जो आर बड़ा था तो उसका वेवलेंथ इसका मतलब क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है। तो वही लिखेंगे कि देयरफॉर द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ड्यूट्रॉन विल बी स्लाइटली शॉर्टर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, और हाइड्रोजन के केस में आर का वैल्यू छोटा था तो उसके केस में जो होगा वेवलेंथ हो क्या होगा, बड़ा मिलेगा, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है। ठीक, तो वही चीज़ लिखा गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, द जनरल नेचर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रॉन विल बी एग्जैक्टली सेम बिकॉज बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1। इनका जो जनरल नेचर होगा वो सब का सब क्या होगा, सेम होगा। स्पिनिंग वगैरह ऑल थिंग क्या होगा, जो भी कुछ रहेगा सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर है, लेकिन बस इनका क्या अंतर रहेगा, जो वेवलेंथ है वो डिफर रहेगा, ये वैल्यू आर का वैल्यू क्या होगा, डिफर रहेगा, ये सब चीज़ें डिफर रहेंगी। ठीक, बाकी नेचर क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए आगे क्या लिखे हैं, इन 1932 में जो अभी आपको बताए थे पिछले सेशन में, यूरे साहब ने क्या किया, एक फोटोग्राफ्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन 1932 यूरे फोटोग्राफ्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय यूजिंग कॉनकेव ग्रेटिंग। उन्होंने क्या किया, एक कॉनकेव ग्रेटिंग किया
ठीक, देखिए दो तरीके से स्पेक्ट्रम पाया जा सकता है, एक फ्रिंज के द्वारा और एक ग्रेटिंग के द्वारा। जो ऑप्टिक्स में आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं ग्रेटिंग, उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम को पा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रेटिंग लिया, कॉन्केव ग्रेटिंग यूज किए और जो स्पेक्ट्रम था उसको क्या किए, फोटोग्राफ किए, मतलब उसको देखे, उसको स्टडी किए एंड फाउंड दैट ईच हाइड्रोजन लाइन्स वाज अकम्पनीड बाई अनदर फेंट लाइन। और उन्होंने देखा कि हर एक हाइड्रोजन का लाइन जो था उसके बगल में क्या था, एक फेंट लाइन था, मतलब उसके साथ में क्या था, एक फेंट लाइन था जिसकी इंटेंसिटी जो थी वो 0.015% ऑफ मेन हाइड्रोजन लाइन, जिसकी इंटेंसिटी क्या थी, वो जो मेन हाइड्रोजन लाइन था उसका इतना इंटेंसिटी था। सोचिए कितना कम था, कितना फेंट था, कितना हल्का था। ठीक, ऑन द शार्टर वेवलेंथ साइड। ठीक, जैसे देखिए जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया यूरे साहब ने, इसको कॉन्केव ग्रेटिंग करा के स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि जो ये लाइन आ रहा था इसके साथ में एक और लाइन थी, वो क्या थी, काफ़ी हल्की हल्की लाइन ऐसे मिल रही थी। ठीक, मतलब हल्की लाइन, एकदम फेंट लाइन मिल रही थी और इसका जो इंटेंसिटी था इस लाइन का, उसका 0.01% जो था इंटेंसिटी इस लाइट का था। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब उन्होंने कॉन्केव ग्रेटिंग कराया और उसको फोटोग्राफ्ट किया, तो उन्होंने उसको फोटोग्राफ्ट करके, मतलब हाई रिजॉल्विंग पावर वाले फोटोग्राफ से क्या किया, उसको फोटोग्राफ्ट किया। ठीक, तो उन्होंने देखा कि जो स्पेक्ट्रम लाइन हाइड्रोजन की मिल रही है उसमें लगभग दो लाइन मिल रही हैं। एक क्या हो रहा है, एकदम ब्राइट लाइन मिल रही है और एक क्या हो रहा है, फेंट लाइन मिल रही है। तो वही लिखा गया है एकम्पनीड बाई अनदर फेंट लाइन। जो हाइड्रोजन लाइन था वो एकम्पनीड हो रहा था, मतलब उसके साथ एक और फेंट लाइन मिल रही थी और इस फेंट लाइन की जो इंटेंसिटी थी वो 0.015% थी इस हाइड्रोजन, मेन हाइड्रोजन लाइट के इंटेंसिटी की। सोचिए कितनी हल्का दिखेगी, दिखाई दे रहा, कितना हल्का ये वैल्यू दिख है, कितना कम वैल्यू है इससे, तो कितना हल्का दिखेगा। ठीक, और यही जो फेंट लाइन था उसी को इन्होंने ड्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम का नाम दिया कि यही स्पेक्ट्रम ऑफ ड्यूट्रॉन है या ड्यूटेरियम स्पेक्ट्रम यही है। ठीक, अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए फिर आगे क्या लिखेंगे, ही मेजर द वेवलेंथ डिफरेंस एंड propose that the ordinary hydrogen contains nearly 99.985% hydrogen atoms and 0.015% an isotope of hydrogen atom called deuterium। और उन्होंने ये स्टडी किया कि 99.99% क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही 0.015% क्या होता है, उसके बगल में क्या मिलता है, एक फेंट लाइन मिलती है और वो क्या होता है, ड्यूटेरियम का स्पेक्ट्रम होता है। तो वह लिखा गया है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ड्यूटेरियम। ठीक, और इसी को क्या कहते हैं, कॉल्ड ड्यूटेरियम और ड्यूट्रॉन, विच न्यूक्लियस हैज अ मास ऑलमोस्ट एग्जैक्टली डबल टू दैट ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। और जिसका न्यूक्लियस का जो मास होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, डबल होता है टू द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम के क्या होता है, डबल होता है। क्लियर, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी, बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ रहे थे, एच अल्फा एच बीटा लाइन पढ़ रहे थे। लेकिन यूरे साहब ने जब इसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि जो हाइड्रोजन की लाइन मिल रही है, एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक और, मतलब वो एकम्पनीड है दो लाइन को, एक तो एकदम ब्राइट लाइन मिल रही है और एक उसके बगल में क्या हो रहा है, फेंट लाइन, मतलब कम इंटेंसिटी की लाइट क्या हो रही है, मिल रही है। और उस लाइट का जो इंटेंसिटी है, जो फेंट लाइट है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो जो ब्राइट लाइट है उसकी इंटेंसिटी की क्या थी, 0.015% थी। तो उन्होंने इसको जब स्टडी किया तो पाया कि इसका मतलब ये है कि जो ये लाइन मिल रही है, अभी मैथमेटिकली इसको आगे देखा जाएगा, वो क्या पाया कि ये हाइड्रोजन का क्या था, आइसोटोप मिल रहा था और इसी को ड्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम का नाम दे दिया गया। ठीक, और ये किधर मिलता है, जैसे अगर हम एच अल्फा एच बीटा अभी आगे नेक्स्ट सेशन पढ़ाएंगे, ये मान लीजिए एच अल्फा है, एच बीटा है, एच गामा, एच डेल, ऐसे लाइन मिल रही है। ठीक, एच डेल हो गया आपका और फिर क्या हो गया, एच इन्फानाइट वाली लाइन मान ली मिल रही है। ठीक, तो ये शार्टर, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, शार्टर वेवलेंथ हो रहा है। ठीक, तो क्या होगा, ये शार्टर वेवलेंथ साइड ऐसे मिलती थी, ऐसा नहीं कि इसके इधर नहीं, शार्टर वेवलेंथ साइड क्या होती थी, ये मिलती थी। ठीक,
अब नेक्स्ट सेशन हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे और जो इनका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू है उसको वेरीफाई कर लेंगे और हम जान जाएंगे कि ये जो स्पेक्ट्रम था ये ड्यूटेरियम का स्पेक्ट्रम था। ओके स्टूडेंट, देखिए अब इस सेशन में क्या पढ़ेंगे कि कैसे पता चला कि जो स्पेक्ट्रम था वो ड्यूटेरियम का ही था, इसको कैसे पता लगाया गया। तो अभी लास्ट सेशन में लिखवाए थे कि 1932 में यूरे साहब ने फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या किया, उसको स्टडी किया। तो देखिए अब यहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो एच अल्फा लाइन क्या होता है कि इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द फर्स्ट लाइन एच अल्फा, जिसके लिए लेमडा का वैल्यू आप देख रहे हैं, आप बामर सीरीज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। जब बामर सीरीज में थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जंप होता है तो जो हमको स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है वो एच अल्फा लाइन मिलती है, इसका वेवलेंथ इतना होता है। ठीक, फिर उसके बाद यूरे साहब ने कहा कि एच अल्फा लाइन तो मिल रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इट इज एकम्पनीड बाई अ फेंट लाइन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू 6561.21 एंगस्ट्रॉम। ठीक, 6561.21 एंगस्ट्रॉम विच इज शार्टर बाई डेल्टा लेमडा इक्वल टू 1.79 एज कम्पेयर टू द एच अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो उन्होंने देखा कि वो तो मिल रहा है एच अल्फा लाइन, लेकिन उसके साथ साथ उसके बगल में ही क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये एच अल्फा लाइन मिल रहा है, इसके बगल में एक फेंट लाइन मतलब इससे कम इंटेंसिटी का एक लाइन मिल रहा है जिसका वेवलेंथ क्या इतना है, और जब दोनों का डिफरेंस निकाला जा रहा है तो वो कुछ इतना वैल्यू आ रहा है। ठीक, तो अब उन्होंने क्या किया, ड्यूट्रॉन के लिए क्या किया, स्पेक्ट्रम को सॉल्व किया। ड्यूट्रॉन के लिए जब उन्होंने स्पेक्ट्रम सॉल्व किया तो जब उसका जो वेवलेंथ आ रहा था उसके डिफरेंस को, उसके वेवलेंथ को इसके वेवलेंथ में से जब घटाया तो उसका अंतर इतना ही मिला। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या है कि जो ये स्पेक्ट्रम है ये किसका स्पेक्ट्रम है, ड्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रम है, और इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो उसी चीज़ को मैथमेटिकली देखिए यहाँ सॉल्व किया गया है। ठीक, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया और मैथमेटिकली देखिए इसको सॉल्व कर लिया गया। तो क्या लिखेंगे कि वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन तो क्या होता है 1 बाई लेमडा एच इक्वल टू आर एच, ये क्या ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, और ये क्या होगा 5 होगा, या इसी को क्या लिख सकते हैं लेमडा एच इक्वल टू 36/5 RH। और सेम ट्रांजिशन मतलब तीसरे से दूसरे ऑर्बिट के लिए सेम ट्रांजिशन ले रहे हैं ड्यूट्रॉन के केस में, तो 1 बाई लेमडा टी यहाँ आर डी हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इक्वल टू 5 RD/36। तो लेमडा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो 36/5 RD हो गया। तो अब जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा लेमडा एच माइनस लेमडा टी रखा जाएगा। चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो रिडवर कांस्टेंट हाइड्रोजन के केस में होता है वो क्या होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू द रिडवर कांस्टेंट ऑफ ड्यूट्रॉन। तो इस वजह से जो वेवलेंथ होगा लेमडा एच वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, लेमडा टी से। तो लेमडा एच माइनस लेमडा टी, अब इसको देखिए रख के सॉल्व किया गया। फिर 36/5 को क्या किए, कॉमन ले लिए हैं, तो 1/RH, और इधर क्या बचा है 1/RD बचा है। ठीक, अब देखिए RH को क्या लिख सकते हैं, RH इक्वल टू R इन्फानाइट अपॉन 1 प्लस MH मतलब रिड्यूस मास। वैसे ही RD को क्या लिख सकते हैं, R इन्फानाइट अपॉन 1 प्लस M/MD रिड्यूस मास। ये क्या रिड्यूस मास है, ये क्या रिड्यूस मास है। ठीक, अब लेमडा एच माइनस लेमडा डी क्या हो गया 36/5। अब देखिए नीचे RH है तो मतलब नीचे क्या रहेगा, न्यूमरेटर रहेगा और डिनोमिनेटर कूद के ऊपर चल जाएगा। तो नीचे क्या लिखे हैं, देखिए नीचे यहाँ न्यूमरेटर लिख दिए हैं, यहाँ भी नीचे क्या लिख दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। ठीक, फिर जब इसको सॉल्व किया गया है R इन्फानाइट को कॉमन ले लिए बाहर, इसको सॉल्व किया गया तो 1 प्लस M/MH माइनस 1, और फिर ये माइनस हो जाएगा M/MD, तो 1 से 1 कट गया, M/MH माइनस M/MD बचा। ठीक, अब तो लेमडा एच माइनस लेमडा डी क्या होगा 36/5 R हो गया। ठीक, अब जो 36/5 R इन्फानाइट, ठीक 36/5 कहीं R लिखा रहा है तब भी आपको यही मानना है कि वो R इन्फानाइट वाला केस है। ठीक, ये अंडरस्टूड होता है। तो 36/5 R इन्फानाइट और ये M/MH माइनस M/MD है। ठीक, तो अब देखिए जो MD होगा मतलब जो मास ऑफ जो न्यूक्लियस मास होगा ड्यूट्रॉन केस में वो 2 टाइम्स होगा हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मास के। ठीक, और जो लेमडा एच होता है वो 36/5 R इन्फानाइट होता है। ठीक, 36/5 R इन्फानाइट होगा और वो किसके बराबर होगा, वो आपका 6563 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है, वो 6563 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये 6563 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। और फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लेमडा एच माइनस लेमडा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6563 इसके जगह आ गया, और M/MH का जो वैल्यू है वो
ऐसे ही रहेगा। और एम बाई एम डी का जो वैल्यू होगा, तो एम डी क्या है 2 टाइम्स एम एच है, तो यहाँ क्या हो गया एम बाई 2 टाइम्स एम एच हो गया। तो देखिए जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, क्या होगा एम बाई 2 एम एच आएगा। ठीक, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में क्या लिखना। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ तक लास्ट सेशन हम लोग देखे थे। ठीक, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे आर इन्फानाइट का वैल्यू रख के, तो ये 6563 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। और जो हाइड्रोजन के केस में जो एच अल्फा का वेवलेंथ होता है उसके बराबर होता है। इस वजह से यहाँ लेमडा एच इक्वल टू 36/5 आर इन्फानाइट को लेमडा एच लिखे हैं। ठीक, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि क्यों इसको लेमडा एच लिखा गया है। ठीक, तो जब इसको लिख दिए लेमडा एच, ठीक, इसका वैल्यू इतना है, इसके वैल्यू को क्या किए पुट किए, एम बाई 2 एम एच होगा जब इसमें से घटाएंगे, तो इसमें जब इसको घटाएंगे तो एम बाई 2 एम एच हो गया। ठीक, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एम बाई 2 एम एच, ठीक, तो एम बाई एम एच का जो वैल्यू होता है, आपको पता है कि जो एम बाई एम एच का वैल्यू होता है वो क्या होता है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/1836 होता है। किसी किसी बुक में 1/1837 है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वैल्यू लगभग सेम ही आती है। ठीक, तो जब इसको क्या करेंगे यूज करेंगे, तो ये जब सॉल्व करेंगे इसको तो 1.787 आएगा। ठीक, फिर जब इसको डिफरेंस को अगर हम लिखें 2 पॉइंट तक, तो क्या हो जाएगा 1.79 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और यही इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था, अभी हम लोग लास्ट सेशन में देखे थे कि जो वेवलेंथ मिल रहा था हाइड्रोजन लाइन के बगल में फेंट लाइन का, वो एच अल्फा लाइन के बगल में फेंट लाइन का, वो क्या था, उसका जो डिफरेंस था उन दोनों का वो 1.79 एंगस्ट्रॉम के क्या था बराबर था। इस बात इसका मतलब क्या है, ये प्रूफ हो जा रहा है कि जो फेंट लाइन है वो ड्यूट्रॉन के वजह से ही है। तो क्या लिखेंगे कि विच एग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय यूरे एंड इट इज़ कन्फर्म दैट द फेंट लाइन इज ड्यू टू ड्यूटेरियम। ठीक, तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि जो फेंट लाइन था वो ड्यूटेरियम ही था। ठीक, फिर से रिपीट कर रहे हैं कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। देखिए एक्सपेरिमेंटली क्या किया उन्होंने, ऑब्जर्व किया कि जो एच अल्फा लाइन है उसका वेवलेंथ मिल रहा था 6.6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और फिर उसके बगल में एक और फेंट लाइन मिल रहा था, इसका वेवलेंथ मिल रहा था, लास्ट सेशन हम लोग देखे थे। ठीक, और जो फेंट लाइन था उसका वेवलेंथ मिल रहा था 6.61.21 एंगस्ट्रॉम, ये मिल रहा था। और जो मेन एच अल्फा लाइन था उसका जो वेवलेंथ था इतना मिल रहा था। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, ये जो डिफरेंस आ रहा था वो 1.79 एंगस्ट्रॉम आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ड्यूट्रॉन का केस लेके देखें कि क्या ड्यूट्रॉन के केस में जो वेवलेंथ आ रहा है और जो हाइड्रोजन एच अल्फा लाइन के केस में वेवलेंथ आया है उन दोनों का डिफरेंस तो नहीं इतना आ रहा है। तो जब उन्होंने ड्यूट्रॉन का केस लेकर सॉल्व करने की कोशिश किया मैथमेटिकली इस चीज़ को, तो सॉल्व करते करते वो जब रिजल्ट पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो हाइड्रोजन का एच अल्फा लाइन है और जो ड्यूट्रॉन का है वेवलेंथ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1.79 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। इससे उनकी इस बात की पुष्टि मिल गई जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए थे कि ये जो स्पेक्ट्रम लाइन मिल रहा है ये ड्यूट्रॉन के स्पेक्ट्रम से मिल रहा है। इसका मतलब जो फेंट लाइन है वो ड्यूट्रॉन के स्पेक्ट्रम से ही क्या होता है, मिलता है। और इस तरीके से ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रम क्या हो गया, स्टडी में या एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग ड्यूटेरियम का स्पेक्ट्रम देखे। अब इसके आगे देखेंगे कि एच अल्फा एच बीटा लाइन क्या होता है, क्योंकि आगे हम लोग सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल में क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब हम लोग एच अल्फा लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये एच अल्फा लाइन हमको जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल तो उसमें यूज करना है। ठीक, तो सिंपली समझिए कि जो एच अल्फा लाइन होता है, जब हम बामर सीरीज पढ़े थे तो बामर सीरीज का जो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा, मतलब बामर सीरीज में एन एफ का वैल्यू 2 होता है, तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा कहाँ होगा, तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में होगा। तो इस दरमियान जो हमको स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है उसी को हम एच अल्फा लाइन कहते हैं। ठीक, फिर जब चौथे से दूसरे में होगा तो इस दरमियान जो हमको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी उसको हम एच बीटा लाइन कहेंगे। फिर क्या होगा, जब पाँचवें से क्या होगा, दूसरे में होगा तो जो मिलता है उसको एच गामा लाइन कहते हैं, और ऐसे आगे डिफाइन करते हुए चल जाते हैं। ठीक, और जो एच अल्फा लाइन होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में मतलब जो थर्ड से सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा सबसे बड़ा होगा, और जो इनफाइनाइट से क्या होता है सेकेंड ऑर्बिट ट्रांजिशन होगा सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रखेगा। इसको पीछे हम लोग देख चुके हैं। ठीक, बस उसी चीज़ को क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है। बस इन्हीं का बामर सामने अलग अलग नाम रख दिया था कि पहले वाले को एच अल्फा कहेंगे, दूसरे वाले को एच बीटा कहेंगे, तीसरे वाले को एच गामा कहेंगे, चौथे वाला को एच डेल कहेंगे, और ऐसे बढ़ते बढ़ते
वो इन्फानाइट तक चले गए थे और वो सबसे शार्टेस्ट वेवलेंथ इन्फानाइट वाला मिला था और एच अल्फा वाला सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिला था। ठीक, मतलब जो एच अल्फा मिलेगा वो कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए एनर्जी लेवल है, ये n इक्वल टू क्या है 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है, 4 है, 5, 6 और मान लीजिए ऊपर कहीं क्या है n इक्वल टू इन्फानाइट है। ठीक, तो बामन में क्या होता है ना, फिक्स रहता है। जो तीसरे से दूसरे में जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, जो स्पेक्ट्रम लाइन मिलेगा वो एच अल्फा मिलेगा। फिर क्या होगा, चौथे से जब दूसरे में होगा तो एच बीटा मिलेगा। पाँचवें से क्या होगा, पाँचवें से दूसरे में होगा तो क्या होगा, एच गामा मिलेगा। और छठवें से दूसरे में होगा तो क्या होगा, एच डेल मिलता है। और ऐसे ही क्या होता है, इन्फानाइट से यहाँ क्या होता है, सबसे शार्टेस्ट वेवलेंथ मिलता है। ठीक, एच अल्फा का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, फिर एच बीटा का, मतलब ऐसे आर्डर में स्पेक्ट्रम अरेंज रहते हैं। कहाँ से, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शार्टेस्ट वेवलेंथ की तरफ क्या होता है, ये अरेंज होते हैं। ओके, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शार्टेस्ट वेवलेंथ की तरफ इनको अरेंज किया था। तो इसी को उन्होंने क्या किया, अलग अलग नाम दिया। इसको एच अल्फा कहा, इसको एच बीटा कहा, इसको एच गामा कहा, इसको एच डेल्टा, ऐसे उन्होंने इसका नेमिंग करते हुए चले गए। ठीक, तो अब देखिए एच अल्फा, जो एच अल्फा लाइन होता है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एच अल्फा इज अ स्पेसिफिक डीप रेड विजुअल स्पेक्ट्रम लाइन होता है। ये क्या होता है, गहरे लाल रंग का विजुअल स्पेक्ट्रम लाइन होता है इन द बामर सीरीज में विद द वेवलेंथ ऑफ 6563 एंगस्ट्रॉम। 6563 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर इन्फानाइट, या आर लिखिए और यहाँ पे 1 बाई एन एफ स्क्वायर वैल्यू 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर रख दीजिए। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6563 एंगस्ट्रॉम का ये वेवलेंथ मिलेगा। उसी को एच अल्फा लाइन दिया गया, एच अल्फा लाइन नाम दिया गया। ठीक, इट अकर्स व्हेन अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम इट्स थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। देखिए तीसरे से दूसरे ऑर्बिट जब मिल रहा है तो इसी को क्या कर रहे हैं, एच अल्फा लाइन कर रहे हैं। ठीक, और इसी को हम आगे क्या लिख दिए, सेकेंड ऑर्बिट क्या होगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा, मतलब हाईएस्ट एनर्जी लेवल से जब लोएस्ट एनर्जी लेवल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो एच अल्फा लाइन मिलता है। ठीक, ये क्या होता है, ब्राइटेस्ट हाइड्रोजन लाइन होता है। इसका जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक क्या होता है, चमकेगा कौन, एच अल्फा लाइन। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट टू एस्ट्रोनॉमर्स, ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप नेबुला को जानते होंगे, क्या होता है, स्पेस में जो डस्ट पार्टिकल हैं, आयोनाइज्ड गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन है, उनका एक क्लाउड की तरह होता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये नेबुला होता है। इस नेबुला के स्टडी के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, इस नेबुला की स्टडी में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक, तो वही लिखें कि एज इट इज इमिटेड बाई मेनी इमिशन नेबुला। ठीक, और वहीं से क्या होता है, इनका इमिशन होता है किसका, एच अल्फा लाइन का, एंड कैन बी यूज टू ऑब्जर्व फीचर इन द सन्स एटमॉस्फेयर। और इसको यूज कर सकते हैं किसमें, सन्स जो एटमॉस्फेयर है सन का, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट फीचर को जानने के लिए। ठीक, तो वैसे ये आपका पार्ट नहीं है, ये एमएससी में, और जब रिसर्च करेंगे तो उसमें ये सब आपको बताया जाएगा। बस आपके नॉलेज के लिए इसको थोड़ा सा मैं बता दिया हूँ। ठीक, अब देखिए आपको स्क्रीन पे एक चीज़ और दिखाई दे रहा होगा कि जैसे जैसे एच अल्फा से हम आगे बढ़ रहे हैं, एच बीटा एच गामा क्या हो रहा है, वेवलेंथ छोटा होते चल जा रहा है। इसका मतलब एच अल्फा का वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा, एच बीटा का सबसे, एच बीटा का क्या होगा, एच अल्फा के बाद आएगा, फिर एच गामा का, एच बीटा के बाद वेवलेंथ आएगा। तो मतलब एक डिक्रीजिंग आर्डर में वेवलेंथ हमको मिलते चल जाता है। यही बामर सीरीज के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, और डिफरेंट वेवलेंथ वाले स्पेक्ट्रम लाइन को डिफरेंट नाम दे दिया गया है, जैसे एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल, और एट लास्ट जो इन्फानाइट वाला है उसको क्या करते हैं, सबसे शार्टेस्ट वेवलेंथ का नाम दे देते हैं। ठीक, बस यही आपका एच अल्फा एच बीटा लाइन था। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।